तो शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 48 तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 49 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 को पिक करते हैं। ये टाइप 19 है। 18 टाइप से हमने परसेंटेज के क्वेश्चन किए हैं। इसको करने के लिए भी परसेंटेज का प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ पता नहीं होना चाहिए। बस सिंपल वेन डायग्राम अगर तुमने रीजनिंग में बनाया है तो काम हो गया। वेन डायग्राम कैसे कि मान लो कुछ लोग मुंबई में रहते हैं और मुंबई में किसी का घर है और कुछ लोगों का दिल्ली में घर है। तो ऐसे लोग होंगे जो मुंबई में भी रहते होंगे और दिल्ली में भी रहते हैं, है ना? तो वो कहाँ पे दिखेंगे? बीच में यहाँ पे दिखेंगे, जो ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, जो चढ़ा हुआ है। मतलब इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन, मतलब दोनों जगह उसको हम लोग बीच में दिखाते हैं, जो मुंबई में भी रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं। और ये जो रिमेनिंग एरिया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ना मुंबई में रहते हैं ना दिल्ली में। बात समझ में आता है? इंपॉर्टेंट दो चीजें मैंने बताई। एक जो कॉमन एरिया है दोनों में, उसको क्या आता है? दोनों को रिप्रेजेंट करता है। मुंबई दिल्ली दोनों दोनों जगह रहते हैं। और ये जो बाहर वाला एरिया है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? कहीं नहीं रहता, ना मुंबई ना दिल्ली। बात समझ में आया? इसी को हम लोग बोलते हैं सेट थ्योरी इस मैथ्स में, और रीजनिंग में बोलते हैं सिलॉगिज्म बोलते हैं। ठीक है, बस इसी को यूज करना है इस डायग्राम या फिर इस क्वेश्चन में। एक एग्जामिनेशन था जिसमें 60% कैंडिडेट्स पास हो गए इंग्लिश में। ये हो गया इंग्लिश, इसमें कितने पास हो गए? 60%। ठीक है, बात क्लियर? उसके बाद बोल रहे हैं क्या? 70% पास इन मैथमेटिक्स। 70% भाई पास हो गए मैथमेटिक्स में। मैंने ऐसे एक दूसरे के ऊपर सर्कल क्यों चढ़ाया? क्योंकि मैंने आगे पढ़ा था कि दोनों सब्जेक्ट में भी आपस में कनेक्शन। ठीक है, तो मैथ्स में कितने पास हो गए? 70%। ठीक है, एक्चुअली इसको बाहर लिखना चाहिए क्योंकि अंदर में दूसरा रख देंगे। इसमें पास किए 60%, इसमें पास किए 70% मैथ्स में। ठीक है, इंग्लिश मैथ्स। तो ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो दोनों में पास किए होंगे, उसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पे किसको लिखेंगे? जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास किए, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास किए और इंग्लिश और मैथ्स में पास किए, इन दोनों को मिला देंगे, पूरा बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास किए और यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास किए, तो इन दोनों को ये और ये मिल जाएंगे, फिर पूरा सर्कल बन जाएगा कि पूरे कितने मैथ्स में पास किए। ठीक है, उसी तरह ये डायग्राम था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है? 60% पास प्लस 70% पास। ठीक है, बट 20% फेल इन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको कैसे इंटरप्रेट करें? यहाँ तक पास पास बोला, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फेल। तो हम लोग जब पास का डायग्राम बना रहे हैं तो हम लोग फेल में नहीं जा सकते। ठीक है, हमें पास में ही इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अगर 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, तो पास कितने परसेंट हो गए? कम से कम एक सब्जेक्ट में। तुम सोचो कि 20% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में क्या है? फेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 80% ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम किसी न किसी सब्जेक्ट में तो पास। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग को क्या पता चल गया? इन दोनों का जो टोटल है बच्चे, ये कितना है? 80%। बात समझ में आया? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया था कि 20% जो है फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ होगा। ऐसे कितने बच्चे होंगे? 80% बच्चे होंगे। क्लियर कट? तो इसका मतलब ये 60 ये 70, ये दोनों मिलके 80% होगा। बात समझ में आ रहा है? ये 60 ये 70 मिलके कितना होना चाहिए? 80% होना चाहिए। लेकिन ये 60 और 70 मिलके कितना होगा? 130%, है ना? हमें बोल रहा है कि दोनों मिलके 80% हुआ। 80% कैसे निकाला? कम से कम जो एक सब्जेक्ट में पास हुए वो हमने 80% निकाला। स्टेटमेंट को घुमा करके, क्योंकि हमने पास में डायग्राम बनाया तो इसको भी पास में ही हमें बनाना पड़ेगा, इसको फेल तो नहीं बना सकते। बस समझ में आया?
तो 80% यहाँ पे लिख देता हूँ, पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट मतलब पता है ना क्या होता है, कम से कम, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट में भी पास कर सकते, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम के हिसाब से 60 प्लस 70 कितना हो गया, 130, ठीक है। अब 130 हो रहा है इस दोनों डायग्राम इसके हिसाब से, इसके और इसके हिसाब से मिलके कितना आ रहा है 130%। लेकिन होना कितना चाहिए, 80%। कितना ज्यादा हो रहा है, -80%। ये वाला ये कितना है, 50% एक्स्ट्रा। ये 50% एक्स्ट्रा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 50% ये दो बार इंक्लूड हुआ है। ये हो गया 50%। अगर ये 60% इंग्लिश में पास थे, यहाँ पे 50% हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 10%। ये कितना 70% था, 50% इधर आ गया, इधर क्या बचा, हो गया डायग्राम। अब बस आंसर कम, बस इसको डायग्राम ऐसे पुट करना आना चाहिए। कैसे हमने किया, पहले निकाला, ये तो हमने लिख दिया 60%, ये 70%। अब उसके बाद हमने निकाला कि टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं, कम से कम पास एक सब्जेक्ट में होने से ही काउंटिंग में आ जाएंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं, 80%, क्योंकि 20% जो थे दोनों में फेल हो गए, तो 80 कम से कम एक में तो पास हुए होंगे, तो 80 थे, मतलब इन सबको मिला के 80 आना चाहिए। लेकिन ये सबको मिला के कितना, 60 प्लस 70 130, मतलब ये 50 एक्स्ट्रा बन रहा है ना। 50 एक्स्ट्रा क्यों बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे 50 को दो बार काउंट किया, ये सर्कल अलग हो जाएगा, ये सर्कल अलग हो जाएगा, तब 130 होगा। लेकिन ये दोनों मिलके जब सर्कल है तो 50-50 क्या दो दो बार काउंट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 50 को हमने बीच में लिख दिया। ये अगर 50 है तो ये क्या होगा 10, क्योंकि इंग्लिश में पास होने वाले 60 थे। 50 अगर दोनों में पास हुए थे, इंग्लिश और मैथ्स, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले कितने, तो माइनस कर दिए 60 में से 50 जो थे दोनों में पास थे, तो बस 10 इंग्लिश में पास किए, ओनली इंग्लिश में, ठीक है। वो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ इंग्लिश में पास किया, मतलब इंग्लिश में ही पास किया और मैथ्स में फेल है। और ये जो 20% यहाँ पे मैथ्स में है, ये मतलब सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास है और इंग्लिश में फेल है। समझ में आ रहा है, बोला कि डायग्राम में रिलेटेड होना चाहिए किसी भी एंगल से देखो तो, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला 25,000 कैंडिडेट पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, लेकिन हमारे हिसाब से कितने बच्चे पास किए दोनों सब्जेक्ट में, 50%। तो ये 50% क्या है, 25,000 बच्चे, तो पूरे बच्चे कितने होंगे, क्वेश्चन में यही पूछा टोटल कैंडिडेट्स कितने होंगे। तो हमें पता है 50% है 25,000, तो हमें खोजना क्या है 100%। 25,000 का डबल 50,000 के लिए है, 100% क्या होगा 25,000 का डबल, क्योंकि हमने 50% को डबल किया तो 100% होता ही, क्योंकि 25,000 को भी डबल करेंगे तो 50,000 होगा, ये होगा। समझ में आया। सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे दिया था, मुंबई में रहते, दिल्ली में रहते, ठीक है। इसी को ऐसा बोल सकता था कि 20% ऐसे लोग हैं जो मुंबई दिल्ली दोनों में नहीं रहते, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मुंबई और दिल्ली में रहने वाले लोग कितने हैं, 80। बात समझ में आ रहा था। अगर मैं बोल दूं कि मुंबई दिल्ली में नहीं रहने वाले लोग 20, मतलब मुंबई या दिल्ली में किसी ना किसी एज में कम से कम रहने वाले लोग कितने बच गए थे, 80। 80 मतलब क्या, यहाँ पे अगर 60 थे, यहाँ पे 70 थे, ठीक। इसका मतलब क्या कि कुछ डेटा जो है रिपीट हुआ है बीच में, तो कितना होगा 60 प्लस 70 130। 130 में से 80 को माइनस करेंगे 50, मतलब 50 लोग जो थे मुंबई में भी रह रहे और दिल्ली में भी रह रहे। बात समझ में आया, मुंबई में भी रह रहे दिल्ली में भी रह रहे। सिर्फ और सिर्फ मुंबई में कितना रह रहे, 50 को माइनस करेंगे 60 से 10। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में कितना रहे, 50 को माइनस करेंगे 70 से 20, ठीक है। सेम एग्जांपल लेके 10 और 20 कैसे आया पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख लेगा, परसेंटेज मुझे 60 लोग मान ले मुंबई में रहते, क्वेश्चन में दिया 60 लोग इंग्लिश में पास हुए, वो 60 लोग मुंबई में रहते थे, ठीक है।
50 हमने निकाला दोनों जगह, मुंबई में भी रहते, दिल्ली में भी रहते। तो ये 50 जो नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो दोनों जगह रिपीट हुआ। 50 लोग ऐसे हैं जो इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं। तो हम लोग को पता है मुंबई में कितने लोग हैं, 60। तो वो 50 लोगों को हटाएगा तो वो 10 क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ मुंबई में रहता है, इधर नहीं रहता, मुंबई दिल्ली में नहीं रहता। बात समझ में आ रहा है? 10 क्या रिप्रेजेंट करता है, मुंबई और सिर्फ मुंबई में रहने वाला। ये 20 क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के मार्क्स। बात समझ में आए? क्योंकि ये किसी के साथ टच नहीं हो रहा है ना, 50+20 मिलाओगे तब एक साथ वो 70 होगा। ठीक है, ये 80% वाला ये कैसे आता है? देखो यहाँ पे हमने बोला ये किसके लिए बनाया, पास के लिए बनाया 60% पास, ये किस लिए बनाया 70% पास। तो ये भी हमें जो डेटा दे रखा है ना 20% फेल, फेल को हम लोग नहीं टच कर सकते, हमें इसको पास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फेल हो गए 20% मतलब क्या, 80 पास है, 80 किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास है। ठीक है, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, किसी ना किसी में 80 में पास है, मतलब ये डायग्राम जो पूरा है ये मिलके कितना देगा, 80% देगा। इसका मतलब ये होगा। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे बता रहा था मैं, क्या उसी तरह का वीडियो ना हो कि 20 मान ले परसेंट छोड़ दे, अगर परसेंट सोचने में दिक्कत है, 100 लोग थे। ठीक है, उसमें 20 लोग ऐसे हैं जो मुंबई में भी नहीं रहते, दिल्ली में भी नहीं रहते, फेल नहीं रहते। मैं क्या नेगेटिव सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या पहले बनाया, 60 लोग मुंबई में रहते, 60 लोग दिल्ली में रहते, 60 लोग मुंबई में रहते, 70 लोग दिल्ली में रहते। लेकिन जब मैं बोलूं कि 20 लोग ना मुंबई में रहते ना दिल्ली में रहते, तो मैं नेगेटिव सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं नेगेटिव सेंटेंस को इसमें नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस में बना, ये 60 लोग रहते हैं, ऐसा नहीं बोला कि नहीं रहते। ठीक है, तो ये जो 20 लोग ना मुंबई ना दिल्ली, ना मुंबई ना नेगेटिव भी मिल, इसी तुमको उसको पहले पॉजिटिव में करना पड़ेगा। अगर 20 लोग ना मुंबई में रहते ना दिल्ली में रहते, मतलब मुंबई दिल्ली में रहने वाले लोग कितने हैं, 20 माइनस कर देंगे 100 में 80 लोग, ठीक है? इसलिए इसको घुमाना जरूरी है। और एक चीज, अगर मान लो तुम इसको यूज करना चाहते हो, इस 20 को ही यूज करना चाहते हो, तब क्या करना पड़ेगा, इसको भी नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, इसको भी नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल, 60% कैंडिडेट पास में इंग्लिश में, मतलब 40% फेल, तो तुम यहाँ पे 40% लिखते, फेल में ही अगर नेगेटिव में बनाना चाहते 40% फेल, यहाँ पे लिखना पड़ता 70% पास है, मतलब 30% फेल है। अब दोनों में कितना फेल है, तो 20%। अब इसको 20% यहाँ पे डाल दीजिए। बात समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम अगर नेगेटिव के साथ भी बनाना चाहते हो तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ भी बना सकते हो इसको। लेकिन बात यह है कि अगर नेगेटिव में बना रहे हो तो सबको नेगेटिव में रखना। जैसे हम जान लो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव में बना लेते हैं, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव हम सेंटेंस हमको रखते हैं। समझ में? नेगेटिव में भी बना के लिखा देता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं बनाया, फ्रैक्शन कोई परसेंटेज क्या है, एक तरह का फ्रैक्शन ही है ना। यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखो, न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे 60 लिख सकते थे परसेंटेज लगाने की जगह, वो भी चल जाएगा। हाँ, क्या बता रहा था मैं, नेगेटिव में वो बताना 60% कैंडिडेट पास है, मतलब 40% फेल। क्या किसमें, इंग्लिश में। तो इधर कितने परसेंट फेल है, 30% इधर फेल है, किसमें, मैथ्स में। उसके बाद बोला दोनों में फेल है कितने, 20% फेल है। इसको मैं कहा लिखूं, 20% बीच में लिखना। अब ये डायरेक्ट मुझे बीच में लिखने का मौका नहीं है, 20% इधर फेल है, तो मतलब इसमें कितने फेल है ना, पास पे भी हम लोग चलेंगे ही नहीं। अगर हम लोग नेगेटिव तक बना रहे हैं, फेल का ही बना रहे हैं, तो सबको फेल में ही बनाएंगे। तो 20 है, हाँ इधर 20 आएगा। 40% अगर इंग्लिश में फेल थे, 20% मतलब दोनों में फेल है, यहाँ पे रखा, यहाँ पे 20 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा।
समझ में आया? तो मिलकर कितना हो गया 50%, सारे मिलकर कितने हो गए 50%, किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल, तो बाकी लोग क्या पास, तो वो मिल गया 50%, घुमा के मिला। ठीक है, उससे अच्छा पास पॉजिटिव नहीं होना इजी। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम समझ में आना चाहिए। 50 सिमिलर में देखो बस 3 सर्कल मालूम है, 4 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नहीं हुआ ना, 4 कैसे दिख रहा है तुझे? अब देख 3 का डायग्राम बना तो बना एक पहला हो गया, सब स्टूडेंट्स एग्जाम 59% पास, पास पे बनाओ कि फेल पे? पास पे बनाओ, सिंपल बात है, सोचने 59% पास इन फिजिक्स, ये मान लो फिजिक्स है। 59% क्या पूरा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ये फिजिक्स है। उसी तरह 61% केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करके ये होगा मान लो 61% क्या है केमिस्ट्री। 38% पास इन मैथ्स, केमिस्ट्री 38% पास इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, 40% पास इन इतना इतना, 30% पास इन इतना इतना, 80% पास इन ऑल द थ्री। What is the percentage of students who passed in maths if all the students have passed at least one subject? ये पूछा है कितने बच्चे मैथ्स में पास किए, मैथ्स में कितने बच्चे पास किए, ये सर्कल पूरा पूछा है तुमसे। ठीक, अब देखो इसको टिप एक लिख लो, टिप लिख लो इस क्वेश्चन को करने के लिए, लिख के रखना अपने नोटबुक में भी। स्टार्ट फ्रॉम इनर टू आउटर। ठीक है, इसका मतलब अंदर से बाहर जाना है, बाहर से अंदर मत आओ इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, हम लोग डेटा कैसे डालते हैं, 61% है तो फिर इसको डालें फिर इसको डालें, ऐसा नहीं, इसको फिर इसके बड़े वाले को फिर बाहर वाले, सबसे अंदर वाले को सबसे पहले, फिर ये बाहर वाले को, फिर ये पूरे वाले। बात समझ में आता है? 1 2 then 3, इसको लिख लो। क्या बोला, अंदर वाला 1, फिर ये सब 2, फिर ये सब 3। समझ में आया? तो अंदर से हम लोग भरना शुरू कर देंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताओ। तीनों में जो पास हो गया वो यहाँ पे आएगा, इसका वैल्यू बताया क्या क्वेश्चन में, कितना है 18% जो है सब में पास हो गए। तो ये 18 बच्चे जो थे सब में पास हुए, तो 18 को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ से अब केयरफुली डालना है, ये जो 18 लिखा था 18 डाल दिया, लेकिन अब थोड़ा सोच समझ के डालना है। उसके बाद बोला क्या पीछे सब लोग चलते जा रहे हैं वापस क्वेश्चन के आगे में। 30% पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 30% पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कहाँ लिखूं इस डेटा को, यहाँ पे लिखो कितना, लिख दो गलत। अब यहाँ पे बहुत केयरफुली डालना है, 30 नहीं डाल सकते क्योंकि इस 30 में ये 18 इंक्लूडेड होगा। जो लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुआ है वो मैथ्स में भी कुछ वैसे लोग होंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी पास हुए,
18%, ये जो 18% है ये भी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास है, तीनों सब्जेक्ट में पास है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में पास है। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में 30% है, 12 डालना पड़ेगा, है ना। बात समझ में क्यों डाल रहा हूँ, 12 दोनों मिलकर कितना हो गया 30, मतलब 30 ऐसा है, ये वाला 30 जो फिजिक्स में भी पास है केमिस्ट्री में भी पास है, इसीलिए अंदर से बाहर डालना जरूरी है। सबसे पहले सबसे अंदर वाला डालो, फिर उसके बाद वाला, ठीक है, नहीं तो कभी भी होगा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके बाद बोला 40% पास इन फिजिक्स एंड मैथ्स, 40% किधर पास किए, फिजिक्स में और मैथ्स में। तो फिजिक्स ये है, मैथ्स ये है, तो ये है 40%। क्या लिखो यहाँ पे 40, तो फिर अरे 22, 18 प्लस 22 हो गया 40, मतलब ये 40 बच्चे जो थे फिजिक्स में पास है, मैथ्स में भी पास, सिंपल है। और आगे बढ़ते हैं नीचे से, 38% पास इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 38% पास इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 38 यहाँ पे आ गया, इनका दोनों का कॉमन सर्कल इसका इसका, ये कॉमन सर्कल 20 यहाँ पे 20 है। चलो समझ, अब देखो 1 भर लिया, 2 भर लिया, अब 3 की बारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा क्या 61% पास इन केमिस्ट्री, 61% पास किसमें किया, केमिस्ट्री में। क्या लिखो यहाँ पे, सोच समझ के बताना, यहाँ पे क्या लिखो, देखो ये सर्कल है 61 का, 61 में से 12 यहाँ पे, अक्षर यहाँ पे, 20 यहाँ पे, कितने हो गए 40, 50 हो गए ना, 12 18 20 50 हो गए। तो सर्कल कितने का 61 का 11 आएगा। बात समझ में आया कैसे 11 आया, मिल के सब क्या हो गया, केमिस्ट्री में 61 हो गया, पास हो गए। उसी तरह यहाँ पे फिजिक्स का बताया था 59, तो यहाँ पे क्या 12 18 30 22 52, 52 में से 7 में से यहाँ पे क्या आएगा, ताकि ये जो पूरा सर्कल है मिलके मैथ्स में कितने पास हुए, यहाँ पे क्या है, सोच समझ के बोलो। इसको निकालने के लिए हमने डायरेक्ट पुट किया, इसको निकालने के लिए एक सिंगल माइनस किया, इसको निकालने के लिए सिंगल माइनस, इसको निकालने के लिए सिंगल माइनस, इसको निकालने के लिए दो दो माइनस किया, नहीं 3 माइनस किया, इसको 13 कैसे निकालना फिर। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिंट यहाँ पे दिया है, all students have passed at least in one, मतलब ये पूरा जो डेटा सेट बन रहा है कितने का बन रहा है, 100 बच्चों का बन रहा है, 100% का बन रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन में बोल देता ना कि 1% जो सब में फेल हो गए, तो ये पूरा डेटा सेट 99% का बनता है। लेकिन इसने बोला कि सारे बच्चे कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है, मतलब 100 के 100% जो है ये पूरा डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आया? तो ये हो गया कितना, पूरा मिलकर 59, यहाँ पे हो गया 11 और ये हो गया 20, 59 प्लस 11 हो गया हमारा 70, 70 और 20 90, यहाँ पे क्या होगा 10। 10 कैसे आया, 7 12 18 22 20 11 सबको जोड़ा 90 आया, 90 बच्चे बचा कितना, तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में पास हुए वो 10 बच्चे, ये 10 बच्चे जो थे ना फिजिक्स में पास है ना केमिस्ट्री में पास। ये जो केमिस्ट्री के 11 बच्चे दिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में पास है, ना फिजिक्स में पास है ना मैथ्स में पास। बात समझ में आए? तो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अच्छा मैथ्स में कितने पास हो गए, तो मैथ्स के लिए निकालेंगे 10 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 20, ये हो गया ना इसका पूरा सर्कल। तो मैथ्स में कितने होंगे 40 60 10, 70% हो गया हमारा।
समझ में आया? इसको कैसे करते हैं? पहला पॉइंट पता होना चाहिए ये कि अंदर से बाहर पुट करना तभी होगा, ठीक है? तो अंदर में हमने पुट किया, अच्छा, फिर उधर से हमने माइनस करके पुट किया 12, 22, 20, फिर बाहर का पुट किया 7, इनको माइनस करके इससे इसी तरह इसको निकाला। अब फिर 100% होगा सब मिलके। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्यों? क्योंकि मतलब कोई भी सारे सब्जेक्ट, अगर बोल देता ऐसे 5% बच्चे हैं जो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, तब ये पूरा डेटा सेट किसका बनता? 95% का बनता, ठीक है? बोला नहीं है, तब वो 95 जो होता इन सबको ऐड करके 95 से माइनस करते तब यहाँ पे 5 समझ में आ रहा? लिखो इसको। देखो वीडियो का भी इशू चल रहा है, इसका सेटिंग सही से नहीं बना है। इसका ये वाला था, अरे लाइट गया अभी, ठीक है? ठीक है, देखो हेलो, नहीं इसमें ऑडियो नहीं जाता। हेलो, ऑडियो ही गायब है। हेलो, इसको बंद करना है। हेलो, हेलो, आवाज अब यही कीजिए। हेलो, हाँ बात, नॉइस सप्रेशन डाल दिया। हेलो, इसमें ऑडियो पकड़ लिया। हेलो, यहाँ पे देखो, इसमें पकड़ रहा है। हेलो, ठीक है, आपका एक होगा, हाँ ठीक है, आगे बढ़े। दिस वन इज डन, 50 हो गया। ये टाइप हमारा कंप्लीट।
आई डायरेक्टली वन टाइप वन का क्वेश्चन ए इक्वल टू बी इनटू सी वाला किया था ए इक्वल टू बी इनटू सी वाला वही वाला नंबर ऑफ सीट्स इन एडन गार्डन स्टेडियम इज इंक्रीज्ड बाय 25 सीट्स तो है सीट्स जो है 25% बढ़ गए 25% बढ़ गए and price of ticket is increased by 12% price 12% बढ़ गया if the revenue was 4 lakh 5% change in revenue 4 लाख वो स्टेडियम का मतलब कितना परसेंट चेंज होगा उसका आमदनी में हमको पता है उसका पैसा आएगा कैसे जो भी प्राइस है अधिक सीट का इनटू कितने सीट्स ऐसे ही तो उसका रेवेन्यू आएगा इनटू नंबर ऑफ सीट्स रेवेन्यू उसका कैसे आएगा पैसे उसके कैसे आएंगे जितने भी एक टिकट का प्राइस है इनटू कितने सारे सीट्स है स्टेडियम में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा ये कौन सा फॉर्मूला है तो बस ये हमें परसेंटेज पता करना है ये 4 लाख का कोई काम नहीं है क्यों क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज है तो सबसे बढ़िया निकलेगा परसेंटेज तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं रेशियो डेसिमल और रेशियो डेसिमल की जगह वैल्यू मेथड बोलते हैं और एबी फॉर्मूला किसी से भी निकालो आंसर निकल जाएगा एबी फॉर्मूला से तो मेंटली हो जाएगा एक वही लगा 25 प्लस 12 हमको पता है मिलकर 37 हो गए ये 25 और ये कट जाएगा 4 3 37 प्लस 3 हो गया आंसर 40 आंसर ये भी फॉर्मूला मेथड से या फिर रेशियो से भी कर सकते थे ये बड़ा 12% राइट 112/100 ये बड़ा 25% बढ़ाने के लिए 125/100 लिखो या फिर शॉर्टकट में क्या लिखेंगे 5/4 ठीक है ये 4 इसके साथ कटेगा कितना होगा 4 कटा 2 टाइम्स 28 into 5 40/100 मतलब 40% बढ़ा निकालो या से निकालो बाकी ठीक है सिंपल ठीक है बस एक रिकैप था अब मैं आगे सीखा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ऑप्शन यूज करेंगे ठीक है हमारा थ्योरी वाला पार्ट हो गया दिमाग लगा क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड इन एग्जाम वेयर इन द रेशियो मतलब बॉयज अगर 9 है एग्जाम में बैठ रहे हैं तो लड़कियां 7 बैठे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पासिंग एग्जाम वेयर इन द रेशियो 3 अगर लड़के पास हो रहे हैं तो 2 लड़कियां पास है ना इफ 60% ऑफ द गर्ल्स पास करते हैं एग्जाम में फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज जो एग्जाम में पास ठीक है फाइनली पूछा क्या है लेकिन पूछा क्या है परसेंटेज तो हम लोग आराम से इसमें से वैल्यू भी दे नहीं रखा है ठीक है करें क्वेश्चन समझ में आया ना लड़के लड़कियां इस रेशियो में है लड़के लड़की आपस में इस रेशियो में पास हो रहे हैं अगर लड़कियां इतनी पास हुई इतनी परसेंट पास हुई हैं तो लड़के कितने परसेंट पास हुए हैं बस डायग्राम बनाए पहला डेटा दिया लड़कियां हैं 9 बॉयज हैं 9 बॉयज ऑप्शन से दिख नहीं रहा ऑप्शन से आगे करें इसको
अब देखो हम लोग क्वेश्चन में 9 दिया है और यहाँ पे 9 7 लेके कर सकते हैं, लेकिन हमारा कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा सोचने में डिफिकल्टी होगा। तो हम लोग क्या लेके हमारा कैलकुलेशन इजी 900 700 900 लड़के थे 700 लड़के क्यों ले भाई ऐसा? क्योंकि एंड में परसेंटेज पूछा है, कुछ भी लेके निकालो, बस रेशियो को चेंज मत करना, तो हमारा आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 900 लो 700 लो 1000 लो या फिर 500 लो 1 लाख लो फर्क नहीं पड़ता। जो तुमको कैलकुलेशन करने में कम टाइम लगे तो लगे वैसा लो, ठीक है। तो मैंने 900 लड़के लिए, 600 700 लड़के लिए। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पासिंग इन द एग्जाम वर इन द रेशियो 3:2। तो 3 अगर लड़के पास हो रहे तो 2 लड़के पास हो रहे, इस रेशियो में है, ठीक है। उसके बाद बोला 60% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन द एग्जाम, ठीक है। तो इस रेशियो को तो अभी मेरे को यूज करने का कुछ अलग दिख नहीं रहा सीन, लेकिन ये बात तो हम लोग यूज कर सकते हैं, ये बात यूज कर सकते हैं कि 60% गर्ल्स पास करके, तो इधर लिख देते हैं पास, इधर लिख देते हैं। तो कितने लोग पास कर गए? 60%, लेकिन लोग कितने पास कर लड़कियां, तो कितने लड़कियां पास करते? इसका 60% कितना होगा 420, 10% कितना होगा 70, तो 60% 70 into 6 7 कितना 40, 420 लड़कियां पास कर गई, तो फेल कितना कर गई 700 है ना, तो 280। बात तुमने कैसे निकाला इसको? ये हो गया 60% दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा 60% पास, ऑब्वियसली 40% फेल, ठीक है। अब देखो, अब ये रेशियो को यूज कर सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पासिंग एग्जाम वेयर इन द रेशियो 3:2, मतलब 2 लड़कियां पास करेंगी, तो लड़के कितने 3 लड़के पास करेंगे, तो ये पासिंग का लिख देते हैं, पासिंग रेशियो बॉयज टू गर्ल्स दे रखा है 3:2, तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है 420 को। बात समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? रेशियो तो हमारा 3:2 था, 2 जन ही पास रेशियो के साथ, लेकिन हमारे वैल्यू के हिसाब से कितने 420 लोग पास, मतलब 2 यूनिट का मतलब हो गया 420, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा 420/2 यानी 210। हमें क्या कितने लड़के पास नहीं पता करना है, तो इंटू 3 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया, 2 यूनिट को से डिवाइड किया 1 यूनिट का वैल्यू मिला, इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया 3 यूनिट, कितना हो गया 210 इंटू 3 630 बॉयज पास कर, बॉयज पास करेक्ट। ये पता चला कितने बॉयज पास कर गए, ये बॉयज है कितने पास कर गए 630 पास, तो ऑब्वियसली फेल कितने किए होंगे 630, अगर पास कर गए 900 हमने लोगों को पकड़ा था, है ना, 900 लड़कों को पकड़ा था, तो हो गया 270 फेल कर गए। समझ में आया? तो हमें पता करना है कितने परसेंटेज ऑफ बॉयज पास किए हैं इतना, इसको निकालने का जरूरत भी नहीं है। 630 अगर पास किए हैं तो फेल कितने हैं, तो पास परसेंट पता करना है तुमको, सिंपली लिखने का 900 जगह चाहिए, ये उठाओ ना आप ये कैंसिल कर दो। ठीक है। पासिंग परसेंटेज बॉयज का पास परसेंटेज क्या होगा 630 पास किए आपको, तो अगर देख के आंसर बता सकते हैं तो सबसे बढ़िया है। इसका 10% कितना है 90, 10% इसमें कितनी बार है 90, इसमें कितनी बार है 0 0 कट गया, 10% क्या होगा 9, 963 में कितनी बार है 7 बार, तो 10% 7 बार है मतलब 70%, नहीं तो इंटू 100% करके लिखोगे
ये हो गया हमारा, ये है क्या ई। समझ में आया कैसे किया? पहले एक सिंपल वैल्यू को ले लिए, उसमें से लड़कियों को पास कराया 60%, 60% पास कराया 420। ये दो थे रेशियो के हिसाब से, बॉयज एंड गर्ल्स के पास थे। ये दो थे तो तीन का वैल्यू निकाला, बॉयज कितने पास में होंगे 630, तो ये 700 पकड़ा था तो ये 900, इसमें 630 पास है, तो पासिंग परसेंटेज क्या होगा इसको भी निकालने का, 2 3 630 डिवाइडेड बाय कितने बच्चे बॉयज। देखो इसको फटाफट आगे। परसेंटेज सिंबल जो है बहुत सारे चैप्टर में यूज होता है, रेशियो में भी यूज होने लगता है, जैसे पहले हमने देखा सिलब वाले जो सेट थे स्टडी क्वेश्चन थे उसमें भी यूज होने लगता है। हर जगह के क्वेश्चन थोड़े थोड़े इसमें इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। आगे मित्रों क्वेश्चन नंबर 52 इज डन। बताओ क्या होगा लाइक जल्दी से, जल्दी ऑप्शन में क्या है? करें देखो, अनु स्पेंड करता है 68% ऑफ हर मंथली इनकम, ठीक, इतना खर्च कर दिया उसका जो भी आमदनी होगा। If a monthly income increases by 20% and savings increases by 12%, then the percentage increase in the monthly expenditure is कितना? तो पहली बात तो ये फॉर्मूला कौन सा है, A equal to B into C, income is equal to expenditure into savings, income equal to expenditure plus saving, A equal to B plus C है, बोला A equal to B into C, बोला हाँ भाई कैसे होगा, अलग है ना, जमीन आसमान का अंतर है। A equal to B plus C वाला income equal to expenditure plus savings वाला मसला है, तो यहाँ पे रेशियोज हम लोग ऐसे यूज करते नहीं कैलकुलेशन है ना, परसेंटेज बढ़ाने का आने के लिए वो सब यूज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये वाला रिलेशन तो इतना परसेंट सेव करता है, इतना परसेंट चेंज होता है, सब है। तो हम लोग लिखते हैं इस बात को 68% वो क्या करता है, खर्च करता है, तो ऑब्वियसली वो कमाता कितना होगा, कमाता कितना होगा, अगर वो 68% बेच रहा है मतलब खर्च करते हैं 100%, जल्दी बोला पढ़ने लिखा ठीक है क्या, 100% उसने कमाया ही होगा ना, जो भी कमाया उसको तो हम लोग 100% ही पकड़ेंगे। मैंने क्या बताया था 100% कुछ भी चीज हो सकता है, एनीथिंग एट द बिगिनिंग इज 100%। तो ये हो गया 100% उसने कमाया, 100 रुपए कमाया, उसमें से वो 68% उड़ाया एक्सपेंडिचर, तो उसका बच कितना गया 32%। लिखो ना लिखो बात करो। उसके बाद बोला his monthly income increases by 20%, क्या करूं, इंक्रीज हो गया तो 120
ये हो गया सेकंड कंडीशन इसका, ये हो गया 120, ठीक है। एंड हर मंथली सेविंग इंक्रीजेस बाय 12%, इसका मंथली सेविंग जो है 12% इंक्रीज हुआ। कहाँ है उसका सेविंग, ये रहा, इसको 12% बढ़ाना है मुझे, बढ़ा दे पॉइंट में बढ़ेगा, बट बढ़ाना तो है। इसका 10% कितना होगा, 3.2, पता है ना कैसे निकालना है, बस डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में एक मारा, यहाँ पर दिख रहा नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे 10% होता है 3.2, 2% निकालना है तो पहले 1% क्या होगा, 0.32, 32 पैसे, 0.32 मतलब सोचो 32 पैसे, अगर पॉइंट में तुमको सोचने में डिफिकल्टी है, 32 पैसे 1%, तो 2% कितना होगा, 64 पैसे, है ना। तो तुम्हारे पास पहले 10% था, 10% था, 3.2, 2% तुम बोल रहे हो, मिल के कितना हो गया 3.8, 12%। किसी को कोई डाउट, 3.84, फिर 12% बढ़ेगा, मतलब 3.84 बढ़ेगा, 3.84 इसमें ऐड कर देंगे तो 35.84, कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, ठीक है। शॉर्टकट तुमको सब बताया, यही सबसे एफिशिएंट है। उसके बाद 35.84 उसमें सेविंग्स कर दिया तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा देन द परसेंटेज चेंज इन हिज मंथली एक्सपेंडिचर क्या, ये 35.84 था, वो बचा था 120 में से इसको माइनस करें कितना, इसको में से 40, इसको 40 पकड़ लो, 40 माइनस कर दो 80 बचेगा, 8 लिखा, लेकिन तुमको पता है तुमने कितना ज्यादा माइनस कर दिया, समझ में 4.16, कैसे 4.16 मैंने डायरेक्ट निकाला, इसको 9 से माइनस करो, इसको 9 से माइनस करो, लास्ट वाले को 10, ठीक है। तो 4.16, तो 84.16 इतना उसका अब खर्चा है, पहले कितना खर्चा था 68, अब उसका खर्चा बढ़ गया, हो गया 84.16, यही पूछा है कि कितना परसेंट बढ़ा है, तो कितना परसेंट बढ़ा है ये निकालना है अगर हमको, क्या कितने का है, 68 से चल के जाओगे पहले 70, 2 कदम चले, फिर 70 से 84.16 पे जाओ, ठीक है। 84.16 पे जाने के लिए 14.16 कदम चल रहा है, और 2 कदम पहले चले थे, हो गया 3.16 का डिफरेंस इसके बीच में, डिवाइडेड बाय बेस क्या था, कहाँ से कंपैरिजन किसके साथ होगा, 68 के साथ, क्यों, क्योंकि वो पहले बेस था, इसके ऊपर बढ़ा है 68 के साथ, अब इसका परसेंटेज में आंसर मान में दिख रहा है, इसका 10% कितना होगा 6.8, 6.8 पे कितनी बार है, 2 बार है, ऑप्शन में क्या क्या है 20, 25, 24, 20% तो एग्जैक्टली होगा नहीं, इसका 24 या 25 होना चाहिए, ऐसे ही देख के आंसर पता चल रहा है ना। इसका 10% 6.8 है, तो 20% कितना होगा, 14 में से इसको अगर 7 पकड़ ले, 6.8 को 7 पकड़ ले, तो 14 इसमें से माइनस करना पड़ेगा 2.16, 2.16, लेकिन कितना एक्स्ट्रा माइनस किए थे 0.2, 2 बार, तो 0.4 वापस इसको दे देते, तो 2.56 हमारा बचा हुआ है, 20% मुझे पता चल गया, पहला डिजिट पता चल गया कि 20 समथिंग परसेंट है, ठीक है। अब ये 2.56 इसका कितना होगा, हमको पता है इसका 1% कितना होगा 0.66, सोचो 70 पैसा, 70 पैसा इसमें कितनी बार होगा, 70 पैसा इसमें कितनी बार होगा, कम से कम 3 बार, 2 रुपए 10 पैसा होगा, 3 बार, हाँ कम से कम 4 बार हो सकता है। तुमने पेन पेपर उठाने का जरूरत नहीं है इसका परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए डिटेल में कैलकुलेशन कैसे होता है मेंटली वो मैंने समझाया था, अंदाजा कैसे लगाते हैं एग्जैक्ट, वो भी मैंने एग्जैक्ट समझाया था। अब 25% क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 25% होता तो 3.4 होता है यहाँ पे, बात समझ में आ रहा है, 6 पॉइंट हमारा डिफरेंस यहाँ पे कितने 6.8 को 2 बार निकाल के 2.56,
अगर 25% होता तो 6.8 का आधा क्या होता? 3.4। यहाँ पे 3.4 बचा, 3.4 बचा था तो डायरेक्ट अंदर 25 में आता। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आया तो सिंपली इसको कर लेना कैलकुलेट, 2.16 by 6.8 into 100। ठीक है, आगे बढ़े। बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया, वेंडर। वेंडर मतलब समझ में आता है किसको बोलते हैं? जो दूसरों को सामान बेचता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेंडर। A vendor bought 25 dozen fruits for this much। डजन में 12 होते हैं, एक डजन में 12 होता है। 25 डजन फ्रूट्स खरीदे कितने रुपए में? आउट ऑफ दिस 50 फ्रूट्स वर रॉटेन। 50 फ्रूट्स खराब थे एंड देयरफॉर थ्रोन अवे। बेचना, बेचना नहीं सॉरी फेंकना पड़ा। एट व्हाट रेट पर डजन he should sell the remaining to gain 20% on the entire transaction। पूरे पे उसको 20% प्रॉफिट हो तो उसको कितने पे बेचना चाहिए? ये एक्चुअली हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, बट परसेंटेज यूज कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया। एक बस बात याद रखना कि मान लो तुम ही गए मार्केट, ठीक है, अगर जब भी यहाँ पे बताता ना क्वेश्चन में कि फेंक दिया, बर्बाद हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हुआ, तो तुम्हारा पूरा लॉस है उसमें, है। तो मान लो तुम ही गए 10 केले खरीदे, सोचो 100 रुपए खरीदे, 10 केले 100 रुपए, लेकिन 5 केले बर्बाद, रास्ते में खो गए, खराब ही थे, कुछ भी, तो तुमने लेके कितने आए? 5। और तुमने पैसे कितने दिए? 100। तो तुम यही सोचोगे कि तुमने 10 ना लेके 5 ही दिए और 100 रुपए दिए, बाकी यहाँ पे भी वही सोचो। क्या 25 डजन फ्रूट्स खरीदे और उसमें से कितने थ्रो किए? 50 बेच फेंक दिए। तो हम लोग तो पहले यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि ये खरीदे डजन में और बेचे क्या नॉर्मल तरीके से, मैं सॉरी फेंके नॉर्मल तरीके से 50। तो इसको पहले डजन से क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नॉर्मल नंबर में करना पड़ेगा। तो 25 इंटू 12, इसका मतलब हो गया 25 इंटू 12 300। 300 तुमने लेके आया मार्केट से, लेकिन 50 ऐसे ही फेंकना पड़ा, तो -50, मतलब तुमने मार्केट से खरीदा कितना? 250। बाकी को जो लॉस हो गया उसको भूल जाओ, कितना लिया था उसको भूल जाओ। अब तुम्हारे पास 250 है, बस वही तुम्हारा खरीद, ऐसा सोचो। 250 खरीदे, कितना पैसा लग गया? 3750। तो एक का दाम कितना होगा? 3750 बाई 250। ये एक का दाम है तुम्हारे लिए। बात समझ में आएगी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना तुमने पैसा लगा, इतने मिले तुमको, 250 मिले, भूल जाओ कि तुमने कितना लिया था और कितने बर्बाद हो गए, तुम्हारे पास बचा कितना है वो मैटर करता है। ठीक, 250 बचे और उसको इतना पैसे में तुमने लिया, कैसे करके बेचोगे कि 20% प्रॉफिट हो? ये एक का दाम है, तो 20% प्रॉफिट करना है हर एक पे, तो दाम को क्या करना पड़ेगा? ये तो कॉस्ट प्राइस है, इसको 20% बढ़ाना पड़ेगा। 20% बढ़ाने के लिए क्या रेशियो है? क्या 120/100, जो भी लिखो कट के तो 6/5 भी होगा। तो ये तुम्हारा हर एक का दाम हो गया जिसमें तुम बेचोगे तो 20% प्रॉफिट होगा। ये तो एक को बेचने पे होगा। क्वेश्चन में क्या बोला? पर डजन बेचना है, मतलब 12 को एक साथ बेचो। पर डजन बेच रहे मतलब क्या, 12 का कितना दाम होगा? तो बस करना क्या है, ठीक है, ये किस लिए किया? पर डजन के लिए।
की एज के साथ per diem। और और डजन हो गया, तो ये देख हमारा आंसर डायरेक्ट निकल के एक लाइन में सॉल्व। ठीक है, क्या क्या बोला ये सिंपल सॉल्व करना इसको। इसमें 250 कितना है ठीक है, 1000 में 250 कितना होता है 4, तो 3000 में कितना होगा 6 12, और 750 में 3 12 में 15, यानी 250 से कट कर दिया, ये भी 15 कट गया इसके साथ, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 6 दा 18, 18 into 12 होगा हमारा 180 और 36 216 है हमारा। ठीक है, येलो ठीक है ना, दिखता है इसलिए कमेंट किया स्क्रीन पे दिखता नहीं है। पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक करो है नहीं फिलहाल थोड़ा फिलहाल डेली एक पिज्जा सैटरडे बस, पहले तो फिलहाल उसका अच्छा हो गया ठीक हो कहीं जाना है तेरे को, बंदे निकलना है चल कर इसको। क्वेश्चन में बोल रहा है ABC डोनेट्स इतना इतना परसेंट ऑफ देयर सैलरीज, ठीक है, respectively to a charitable trust, the salaries of A and B, A और B का सैलरी तो सेम है, and the difference between donations is ₹2, ठीक है, डोनेशन में डिफरेंस कितने का है लेकिन ₹259 का, यहाँ पे इसका मतलब सब कुछ बता दिया। अगर मैं 8% देता हूँ तुम्हारा भी सैलरी सेम है, तुम 7% देते हो, ठीक, मैं 8% दे रहा हूँ तुम 7% दे रहे हो, हम दोनों का सैलरी सेम, लेकिन हम लोग पैसा डोनेट कितना कर रहे हैं 259 कम बेसिक कर रहे हैं, तो हम लोग परसेंटेज में कितना कम बेसिक कर रहे हैं 1%, और हम लोग रुपए में कितना कम बेसिक कर रहे हैं वैल्यू में 259, मतलब 1% का वैल्यू हमारा 259 है, तो हमारा 100% का वैल्यू निकल जाएगा सैलरी। अच्छा देख के ही बता सकते हैं क्या होगा 25900, 25,900 हम दोनों का सैलरी ए और बी का, ये सब देख के ही पता चल गया 1% बोला बोल के, डिफरेंस 1% है बोल के, और यहाँ पे डिफरेंस है 259, ये 1% ही दिया हुआ है, उससे हमने 25,900 होगा सैलरी, ये पता चल गया ए और बी का। टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 1185, ए और बी का डोनेशन मिल के कितना है 1185, 8 का 7 मिलके 15% है,
अच्छा सॉरी, मैंने पूरा पढ़ा। टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज कितना, मोर देन दैट ऑफ सी, ठीक है, कितना मोर देन दैट ऑफ सी, सी जितना भी देता है उससे ज्यादा। टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सैलरी, द टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ ए बी एंड सी। जो भी डोनेशन किया है ए और सी मिलके, वो रिलेशन को वैल्यू रिलेशन निकालना है तुमको किसके साथ, टोटल सैलरी ऑफ ए बी एंड सी। ऑब्वियसली तो तुमको क्या चाहिए, टोटल सैलरी ऑफ ए बी एंड सी चाहिए, ये वैल्यू भी चाहिए, और डोनेशन कितना है ए और सी का ये भी चाहिए, ठीक है, निकालें। तो डोनेशन पहले निकाल लेते हैं। हमको पता है 1% ये है, डी है, सी। यहाँ पे लिख देता हूँ सैलरी, यहाँ पे लिख देता हूँ डोनेशन परसेंटेज, ये देता है 8%, 7%, 9%, ठीक है। जो डेटा था वो मैंने लिखा, 8% से मुझे पता चल गया था 1% का गैप है, और क्वेश्चन में बता दिया कि इन दोनों के डोनेशन के बीच कितना 259 रुपीज का गैप है। तो 1% मतलब 259, 1% किसका, ए बार बी, क्योंकि दोनों का सैलरी सेम, इसका 1% था 259, तो 100% क्या होगा, और हमने निकाला 25920 लगा, 900, ये हो गया 25,900, ये हो गया 25,900। यहाँ तक क्लियर करना है। अब ये दोनों मिलकर डोनेट कितना किए, डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज इतना ज्यादा देन दैट ऑफ सी, ठीक है, ज्यादा है। हमको पता है इन दोनों ने मिलकर डोनेट कितना किया, 8%, 7%, मिलकर 15% किया होगा किसका, एक सैलरी का। तो इसका 15% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 2590, 2590 हो गया 10%, 5% कितना होगा, 15% चाहिए, 2590 अगर 10% है तो 5% कितना होगा, 80, 1280, दोनों को ऐड करेंगे हो गया 470। इतना मिल के डोनेट किया किसने, ए प्लस बी ने 2870 डोनेट किया। कैसे निकाले ये जरूरी है समझना। 8% इसने किया, 7% इसने किया, दोनों को जोड़ इसलिए दिए क्योंकि दोनों का बेस सेम है। इसका 8% निकालोगे फिर इसका 7% निकालोगे, मेहनत ज्यादा होगा, ठीक है। उससे अच्छा दोनों को जोड़ दो, 15% निकालो क्योंकि बेस सेम है। बात समझ में आ रहा है। इसका 8% निकाले 25,000 लॉस होगा, इसका भी सैलरी सेम था, तो दोनों का मिलके एक साथ निकाल लिया मैंने 15%, वो कितना है 4870। इसका ये डोनेशन है ए और बी का, लेकिन क्वेश्चन में बोला डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज इतना ज्यादा देन सी, 1185 ज्यादा है, तो सी का डोनेशन कितना है, प्लस करो माइनस करो, क्या करो, 1185 को इसमें प्लस कर दो माइनस, सोच पहले बोलने से पहले, सही बोला उसने, माइनस करना है। मान ले मैं और तू मिल के 4870 डोनेट किया, और हमारा जो है ज्यादा है तेरे से, कितना 1185, मतलब तू कम है ना हम दोनों से मिलके, तो ऑब्वियसली तेरा वैल्यू अगर निकालना है तो प्लस करूंगा तो और भी ज्यादा आ जाएगा, माइनस करना चाहिए। तो सी का डोनेशन क्या होगा, 4870 माइनस 118, ठीक है। तो 1200 माइनस कर दो, 1200 माइनस कर दो, कितना बचेगा 3670। 1200 माइनस करने की जगह 1200 माइनस किए तो 15 ज्यादा माइनस किए, तो 15 वापस दे दो इसको, 15 इसको वापस दे देंगे तो 3685, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3685,
3685 इसने डोनेट किया। क्वेश्चन में क्या बोला, इसने कितना डोनेट किया? 9%। मतलब ये 9% और 3685 एक ही बात है। तो करें जो हम लोग करते आ रहे हैं क्या, कि अगर 3685 9% है तो 9% से डिवाइड कर दो तो 1% का वैल्यू मिलेगा। तुम्हें इसका 100% पता करना है तो इसका सैलरी मिल जाएगा, इनटू 100 कर देंगे तो इसका 685 by 9 into कट के 9 से 4 बार में कट रहा है, फिर 0 बार 81 कटेगा कितनी बार में, 9 बार में, फिर बचा 4 by 9 40,944.44 ये हो गया कितना 3,944.44 आया। ऐसे मैं कैलकुलेट करेगा जो जो हमको चाहिए था वो मिल गया। ए और सी का डोनेशन मिल गया, ए बी और सी का सैलरी मिल गया। हम लोग को लास्ट काम करना है, वो क्या है, ए और सी का डोनेशन कितना होगा टोटल। ए और सी का डोनेशन अलग अलग निकाल, इसका 8% निकालना है, इसका 8% निकालना है, इसका 10% होगा 2590 2590 10%, उसमें से 2% माइनस करना है। 2590 10% तो 2% कितना होगा 259। 1% होगा, 1% का डबल हो गया 260, तो 520 में से 2 कम 515 8013108 3108। ठीक है, बी का डोनेशन एग्जैक्टली चाहिए। ए और सी का डोनेशन 3108 प्लस 3685 डिवाइडेड बाय टोटल सैलरी इन सबका 25,900 मिल गया, हो गया 51,800 हो गया इसका सैलरी ए और बी का, और सी का सैलरी हो गया 40,900। ठीक है, ये निकाल निकाल रहे हैं, हो गया ये 6,793 और यहाँ पे हो गया 51,090 2,734 और फाइनल कैलकुलेशन के लगा। अब देखो यहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, ए का डोनेशन निकाला, फिर सी का डोनेशन निकाला हुआ था, दोनों को ऐड किया, नीचे में सबका सैलरी डाल दिया। क्वेश्चन में बोला था ए प्लस बी प्लस सी का सैलरी, उसके साथ कंपैरिजन करना है डोनेशन, वो निकाला, कैलकुलेट किया, यहाँ तक आया। ठीक है, अब परसेंटेज में देखना, ऑप्शन सी ये है। ठीक है, देखते हैं 1% इसका कितना होगा 927.44। ठीक है, 930 मान लो, 930 इसमें कितना बार दिख रहा है 6,700 है, या फिर पहले 900 को देखो, मान लो ये 900, इसका 1% कितना है 900, 920 से यहाँ पे पहुंचो। ठीक है, 927.44 होता है 1%। 900 इसमें कितनी बार 7 बार तो दिख ही रहा है ना, तो ऑप्शन का 7% के ऊपर होना चाहिए, इसको मारना, कैलकुलेट एग्जैक्ट डिवीजन here। लिखो इसको, into 7.44 7.32
गलत हुआ क्या? 8 7 9 3 8 8 इसमें गलत किया है। ऑनलाइन सोल्यूशन देख रहे हैं गलत है। हालांकि ये जो परसेंटेज ऑप्शन जो दे रहे हैं ना, ये ऑप्शन 7.2 है जैसा है। हमने 7 पॉइंट का हमने देख लिया था कि 7% के ऊपर है आंसर, हमने इसको मार दिया था, बट एग्जैक्टली जो ऑप्शन हो रहा है 7.32 होगा, इसको 7.32 कर लो, ठीक है 7.32%। बताओ क्या मुझसे वो 4.7 15%। मैंने इसलिए कट कर दी क्योंकि मुझे ये वैल्यू थी। हाँ ये 15%। उस क्वेश्चन ऑनलाइन किया था, उसमें क्या गलती किया कि वो 7% को पकड़ लिया है सी का, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए और बी का, उसने सिर्फ बी का पकड़ा जो सॉल्यूशन लिखा, ठीक है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना, अभी बस स्टेज पे आ चुके हैं करते करते कि अब उनको थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी करने, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं एक्चुअली, इतना नहीं पूछता है, 10% 20% नेक्स्ट। और इसको हम लोग फर्स्ट राउंड में स्किप करते हैं, हमें पता है कैलकुलेशन करना है, फर्स्ट राउंड में स्किप करेंगे, नेक्स्ट राउंड में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके लिए पेन पेपर उठा के थोड़ा टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, 1 मिनट लगेगा कम से कम करने के लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग रेशियो को यूज नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दी है। ये तो पूरे क्वेश्चन को रेशियो से कर सकते थे अगर हमें परसेंटेज ही निकालना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू देके क्वेश्चन को फिक्स कर दिया है कि तुम रेशियो यूज ना कर पाओ, है ना? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। 56 लाता हूँ क्या ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बस टिक करना आना चाहिए, देखो और टिक कर। 11 और 11 मिलके कितना होता है परसेंटेज में कंपाउंडिंग करके? 22 नहीं, 11 इंटू 11 कितना होता है? 22 में 1.21 ऐड करते हो तो हो गया 22 में 1.21। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, माइनस हुआ है क्या, डिक्रीज हुआ है, तो 22 में 1.21 माइनस कर दो, कितना होगा 20 पॉइंट समथिंग, बस दिया। देख के आंसर करना, कुछ नहीं। 1 सेकंड का सवाल, कौन सा फॉर्मूला सबसे बेस्ट काम करेगा? 3 तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बढ़िया काम करेगा कि a प्लस बी प्लस ए बी, लेकिन यहाँ पे प्लस क्या, कोई भी नहीं, यहाँ पे -11 -11 माइनस माइनस प्लस 11 इंटू 11 बाई
ये दोनों मिलके तो -22, ये मिलके क्या 1.2, दोनों मिलके हो गया -20.7, ये हो गया हमारा। ऐसा नहीं करना चाहते, ये भी फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते तो रेशियो लगा दो। 11% क्या डिक्रीज करना है, 89 89, ठीक है। 89 का स्क्वायर कितना होता है मिलकर? 90 का स्क्वायर 8100, उसमें से माइनस कितना करना है 90 को और 89 को। बताया था डायरेक्ट स्क्वायर निकालने का टेक्निक, 90 और 89 792 ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा 79.21। अगर नहीं पता कैसे निकालते स्क्वायर डायरेक्ट, तो 90 का स्क्वायर हमें पता होता है ना 8100। अब यहाँ पे 89 पे अगर जाना चाहते हैं 89 के स्क्वायर पे, यहाँ से यहाँ पे आते तो 90 और 89 को ऐड करो, होता है कितना 179। वो बस इसमें से माइनस कर दो 179 को, 100 चला गया, बस 79 माइनस करना है, तो 79 माइनस करोगे तो 20। उसी से देख के मैंने बताया कि 7921% वो बचा है, तो गिरा कितना 21 पॉइंट ये हो गया रेशियो से या फ्रैक्शन से। एक बार 20 एक बार और इससे करना चाहो पहले मेथड से करेंगे तो 100 से गया 89, फिर 89 से 11% आप गिराओगे तो बचेगा 79, तो गिरा टोटल कितना 20.7। तीनों मेथड से पता है क्या पूछा इधर 20.7 है, इधर 20, इधर 21 भी लिखा है आपने। किधर लिखा वो 21? क्या है 21.7 है। ओके सॉरी, मैं वही बोल रहा हूँ। 20 ठीक है। तो वैल्यू क्या कौन सा वैल्यू? है वो दी गई है मुझे -11। -2। क्यों -11 क्यों डिक्रीज हो रहा है? लेकिन यही लगेगा क्यों, ये पता क्यों? क्योंकि कोई भी एरिया जब निकालते हो वो 2 डायमेंशनल होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। कपड़े खरीदते हो तो मीटर स्क्वायर में खरीदते हो, घर खरीदते हो तो स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कपड़े खरीदते तो मीटर स्क्वायर में खरीदते हो ना। घर का एरिया भी क्या होता है स्क्वायर फीट में होता है, स्क्वायर होता है। फीट का स्क्वायर मतलब फीट जो भी माप है उसको 2 बार, फीट इंटू फीट। फीट का स्क्वायर कैसे होता है फीट इंटू फीट। एरिया कैसे होता है फीट इंटू फीट। उसी तरह कपड़ा भी कैसे होगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पाई एक नंबर है, लेकिन ये क्या आर इंटू आर, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होता है ना। तो बी इंटू ए इक्वल टू क्या होता है एरिया इक्वल टू बी इंटू सी। तो बी भी आर है सी भी आर, इसलिए मैंने क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। समझ में आया एरिया में कैसे लगा? वॉल्यूम में क्या होगा, एरिया 2 डायमेंशनल होता है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल। तुम जो हो तुम एक वॉल्यूम हो ना, तुम एक एरिया 3 डायमेंशनल हो ना। लेंथ है तुम्हारा, एक ब्रेथ है, तुम्हारा हाइट है, 3 डायमेंशंस में है ना। तो उसमें क्या मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। हम लोग जब एसी लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं कितना क्यूबिक फीट का, कितना क्यूबिक फीट मतलब वो ठंडा लगता है। क्यूबिक फीट, क्यूब मतलब क्या 3 बार मल्टीप्लाई क्या फीट,
फीट इंटू फीट इंटू फीट, फीट लेंथ, फीट ब्रेथ, फीट हाइट, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ फीट, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक फीट वॉल्यूम को, है ना। लीटर, लीटर क्या होता है, उसको हम लोग जब साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं तो क्यूबिक रहता है उसका, सेंटीमीटर क्यूब रहता है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम में, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या 3 डायमेंशनल है, तब यहाँ पे क्या होगा 3 बार वेरिएबल मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब होगा ना। मैं क्या बोला, वॉल्यूम है, 3 वेरिएबल होने ही चाहिए वॉल्यूम के फॉर्मूला में, 3 बार वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होना ही चाहिए। क्यूबिक फीट मतलब फीट इंटू फीट इंटू फीट 3 बार होना ही चाहिए। रेडियस क्यूब मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 3 बार होंगे ही। उसको एरिया जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा बहुत डीप पढ़ा, तब ऐसे ही याद हो जाएगा सब। तो इसमें याद रखना कि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है, तो इसमें 3 बार वेरिएबल ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 3 बार 2 बार, क्योंकि 3% बढ़ेंगे, 11 11 11, 2 बार लगाओगे तो एक बार वो कंपाउंड होके जो होगा उसको फिर तीसरे 11 के साथ लग, वो तो हम लोग करेंगे जब आएगा, तो बेसिक बता रहा था। नेक्स्ट में चलते हैं, रुक जा, इसको कहते हैं ये लास्ट। कितने बजे से क्लास था? हाँ 9 बजे से जाता होगा। ठीक है आगे बढ़े, इसको कहते हैं ये लास्ट रहेगा आपके क्लास का। एक पॉजिटिव नंबर है k व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 30%, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 30% of itself gives a number which is 170% more than the number k, then the number k is equal to what। बस लैंग्वेज का खेला है, लैंग्वेज अगर पकड़ लिए क्वेश्चन सॉल्व है, लैंग्वेज नहीं पकड़ लिए तो टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे समझ में आता है, एक एक सेंटेंस को हम लोग पकड़ते हैं। एक पॉजिटिव नंबर के है, इसका मतलब -5 हो सकता है, वो 0 हो सकता है, 0 पॉजिटिव नंबर है, न्यूट्रल नंबर, 0 बहुत स्पेशल नंबर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी अगर कोई भी इच्छा है तुम उसको पकड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन 2 लेने के बाद फिर उसको रिलेशन करके k को निकालना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा हो जाएगा, उससे अच्छा k को ही k ही रख, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना था 30% ऑफ इटसेल्फ, तुमको मैं तुम्हारे ही 30% से मल्टीप्लाई कर, तो कैसे मल्टीप्लाई, पहले तुमको लूंगा साइड में, तो तुमको 30% से मल्टीप्लाई करूंगा, तो तुम्हारा 30% निकल जाएगा, 30% मिल गया तुम्हारा। अब तुम्हारा जो ओरिजिनल चीज था उससे मल्टीप्लाई करने को बोल रहे हैं, देखो k व्हेन मल्टीप्लाई, k भी मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, 30% ऑफ इटसेल्फ, खुद के ही 30% से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू क्या होगा 30% ऑफ k, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, k के ही 30% से खुद k को मल्टीप्लाई करते हैं। ये नहीं बोला कि 30% ऑफ k निकाल, ये नहीं बोला, यहाँ पे k स्क्वायर हो गया, k इंटू k स्क्वायर हो गया और 30%, ठीक है। k के ही 30% को k से वापस मल्टीप्लाई करो, ये बोला, ठीक है। gives a number which is 170% more than k, gives a number, ये चीज हमको देगा क्या 170% more than the number k। इसको कैसे लिखें, एक मेन बात, आज इसको मैं एक बार बताया शुरू में क्लास में, 270 सही पकड़, उसने डायरेक्ट पकड़ लिया 270, कैसे पकड़ा 270, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्टिंग में 100% होता है, अब वो अगर 170% बढ़ गया, 170% मोर हो गया, तो वो अब है कितना 270%, है ना। ये जो चीज बता रहा है
इंक्रीज परसेंट बता, वो कितना है ये नहीं बता, इतना इंक्रीज हुआ, मोर हुआ, दिस इज इतना परसेंट मोर, तो ऑब्वियसली दिस इज नाउ 270%। बस ये हो गया इक्वेशन। अगर ये लैंग्वेज को पकड़ के इन दो लाइन को एक ऐसे सिंगल एक्सप्रेशन में लिख दो, इसी को अलजेब्रा भी कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रा कुछ नहीं है, सिंपल लंबे लंबे लाइनों को शॉर्ट में कैसे एकदम लिख दें, उसको बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो एक अलजेब्रा का इक्वेशन हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है। के कट गया, परसेंट परसेंट कट गया, 20 270 कट गया, नहीं बचा। तो के का वैल्यू क्या है? 9। ठीक है, बस घर जाओ पकौड़ा खाओ, इतना ही, सब कुछ कट गया, के का वैल्यू 9 बचा, आंसर।